पे ये कि हम लोग पढ़े कि गॉस लॉ का दूसरा नाम है गॉस फ्लक्स थ्योरम। लैग्रांजे साहब और गॉस साहब ने दिया। फैले हुए चार्ज के बगल में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना मुश्किल था। ये सब पिछले क्लास में पढ़े। फैले हुए चार्ज के बगल में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना मुश्किल था, परंतु गॉस साहब ने, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि कैसे निकाला जाए। तो जस्ट यही एक बात है। और तो व्हाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, यही चीज अभी हम बताए, इसका हिंदी वर्जन। ठीक है, अब है कि गॉस लॉ ट्रिक है, एक प्रकार का ट्रिक है। उस ट्रिक को जानने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर। तो कल का पूरा कहानी किस पे आधारित था? एरिया वेक्टर पर। किस पर आधारित था? एरिया वेक्टर पर। और एरिया वेक्टर यानी कि ये अगर एक सतह है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। और अगर इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक, तो इसको अगर एक वेक्टर के रूप में सोचे, किसके रूप में सोचे? वेक्टर के रूप में सोचें, तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। और हम सीखे कि एरिया क्या है? वेक्टर भी है, स्केलर भी है। समय पे ये वेक्टर के जैसा काम करता है और समय पे किसी समय पे ये स्केलर के जैसा काम करता है। तो इसका डायरेक्शन सोचे थे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि यहां भी आपको दिख रहा है, क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अगर सिर्फ ये 2x2 का है तो अगर सिर्फ एरिया लिखना हो तो 4 मीटर स्क्वायर, एरिया वेक्टर लिखना हो तो 4 मीटर स्क्वायर और प्लस यूनिट वेक्टर। चलिए अगला, एरिया वेक्टर के बारे में और भी कुछ चीज था जो इसका डेफिनेशन था। व्हेन एरिया ऑफ एनी सरफेस रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो क्षेत्रफल को परिमाण और दिशा दोनों के साथ दर्शाया जाए तो इसी को कहते हैं वेक्टर, जो कि हम लोग कल, अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा यूज होगा कि अगर कर्व सरफेस हो, अगर क्या हो? कर्व सरफेस हो, ठीक है, वक्र सतह हो या थोड़ा सा टेढ़ा गोचा सतह हो, तब हम पूरे सतह का, पूरे सरफेस का एक वेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह का डायरेक्शन क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। हर जगह का डायरेक्शन क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम लोग छोटा छोटा एरिया वेक्टर लेते हैं, जिसको कहते हैं स्मॉल एरिया वेक्टर। टोटल एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक सब लोग जुड़ जाते हैं, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। मिशन 90+ का सबसे बड़ा चीज है कि आपका रिवीजन होते रहना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आपके ब्रेन में होना चाहिए। जो आदमी के ब्रेन में नहीं होता है, वो अगर ये सोचता है कि हमसे बाद में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो वो झूठी बात है। उसको झूठा दिलासा दिया जा रहा है, और ऐसा कोई टीचर नहीं करते मेरे दोस्त, कोई टीचर नहीं। हर टीचर चाहता है कि आप अच्छा पढ़ें, आप अच्छा समझें। तो टोटल एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज सरफेस, तो अगर पूरे क्लोज सरफेस का टोटल एरिया वेक्टर होना है तो सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके उन सारे टुकड़े को जोड़ लिए, और जोड़ने के लिए हम यूज किए किस चीज का? इंटीग्रेशन का। और तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर का मतलब हुआ कि सारे डीएस वेक्टर का जोड़। और चूंकि ये क्लोज्ड है, बंद है, आप यहां लिख भी सकते थे क्लोज्ड सरफेस। क्या लिख सकते थे? क्लोज्ड सरफेस। कोई कंफ्यूजन? चलिए, इतना हो गया। अब ठीक है, इसके बाद एग्जांपल था कि क्यूब है। ये क्या है? क्यूब है। तो क्यूब का अगर सिर्फ एरिया, अगर ये बोले ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इसका मतलब वह सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, और वो कितना होगा? 6L²। लेकिन क्लोज सरफेस का टोटल एरिया वेक्टर का सम होता है 0। क्यों 0 होता है वो भी हम आपको सिखाए थे। ठीक है, फॉर स्फीयर देखिए, अगर इधर उधर सब जगह हो तो क्या होगा? सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और 0 हो जाता है, जबकि टोटल जो सरफेस है वो 4πr² होगा। ठीक है, क्यूब के लिए भी टोटल सरफेस एरिया 24 मीटर स्क्वायर और उसका वेक्टर सम क्या होगा? 0। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो आज की क्लास में अब हम लोग चलते हैं। ठीक, तो आज के क्लास के बारे में अब आया आज का क्लास। तो बच्चों, अगर स्टार्ट करना होता तो हम यहीं से करते,
आज क्लास 12 लेक्चर 2 है। आज क्या है? लेक्चर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे क्या? एरिया वेक्टर। देखिए ये सब फायदा है, इससे एकदम पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इमेज क्लियर होगा ब्रेन में। वो बोर्ड पे इमेज बनाना एकदम क्लियरिटी के साथ ये थोड़ा मुश्किल होता था। तो चलिए देखिए, ये देखिए, ये अगर एक सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस है। गौर से देखिए, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर इस जगह का इधर होगा या उधर होगा। तो अगर ओपन है तो एरिया बाहर भी, एरिया वेक्टर बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है। लेकिन ये एक स्फीयर है और अगर ये क्लोज है तो हमेशा एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। ये देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल जैसा आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरह से? हमेशा सतह के क्या है? परपेंडिकुलर। और ये देखिए एक कर्व सरफेस है, तो क्या सिखाए थे? अगर ये कर्व सरफेस है तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट ले। देखिए ये सारे डीएस 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 डीएस। कोई दिक्कत? पक्का? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का क्लास का असली चीज यहां से आता है, क्या? कि टोटल एरिया वेक्टर ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल एरिया वेक्टर ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर किसको कहते हैं? हेमीस्फीयर कहते हैं हॉलो सेमीस्फीयर। देखिए हॉलो और सेमी को मिला दीजिए तो बन जाएगा क्या? हेमीस्फीयर, यानी खोखला अर्धगोला। इसको हम क्या लिखेंगे? खोखला अर्ध गोला। कोई दिक्कत? ये क्या है? ये क्या है? खोखला अर्ध गोला। बात समझ गए? हॉलो सेमीस्फीयर इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। अब कहता है कि इसका बताइए आप, इसका क्या एरिया वेक्टर। अब ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी है, ठीक है? लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स है, आज हम वो आपको टास्क देंगे, वो भी सब जो जबरदस्त सब बच्चे हैं। आई होप आप लोग जुड़ चुके हैं और कल का क्लास भी बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझे थे, ये मुझे पता था। और आज भी हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग जुड़ चुके होंगे। जो भी बच्चे एकदम अपने निश्चय के साथ कि हाँ हम अब इस चैप्टर को एकदम शुरुआत से अंत तक रोज पढ़ेंगे, तो देखिएगा ये चैप्टर इतने अच्छे से मैं बता दूंगा कि आपको पूरे एग्जाम तक में एक भी बार अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी आप एग्जाम में बना के आएंगे। अगर आप हम मेरे साथ रोज जुड़े रहें तो आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। अगर आप गड़बड़ा देते हैं बीच में तो आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इसका, तो ये पूरा जब था, ठीक है, तो इसका क्या हुआ था? इसका डीएस वेक्टर इक्वल टू हुआ था 0, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर रहा था? कैंसल कर दे रहा था। लेकिन अब है कितना? ये हाफ है। देखिए ये इस साइड खुला हुआ है, तो जो भी सरफेस है इस साइड है, तो इस साइड वाला सरफेस के चलते तो अब होगा नहीं। तो यानी कि अब जो होगा डीएस वेक्टर, तो ये क्या हुआ? ओपन सरफेस। ये हुआ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड स्फीयर। और ये क्या हुआ? ओपन सरफेस, ये खुला हुआ है। बात समझ गए? तो अब अगर इस पे एरिया वेक्टर हम देखेंगे तो इस तरह से एरिया वेक्टर होगा कि नहीं? बोलिए, इस जगह का ऐसे, बोलिए, अभी तुरंत सिखाए थे, डायग्राम में दिखाए थे इस तरह का, हाँ या ना? तो ये पूरे स्फीयर का ये सारा एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर, और ये जुड़ के किसके बराबर होगा? आपको पता है, अगर इसका रेडियस कितना हो r, तो ये सारा जुड़ के इस एरिया के बराबर होगा। कोई आदमी बता सकता है कि ये एरिया कितना है? ये वाला सरफेस, ये वाला ये गोला है ना, तो इसका ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया कितना है? बहुत बच्चे बता सकते हैं। और इसका एरिया है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर अब गौर से देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और हम
HW भी आपको दे सकते हैं। जो बेस्ट मैथमेटिशियन है, बेस्ट मैथमेटिशियन एक इसके लिए है, जो बेस्ट मैथमेटिशियन है उसके लिए है कि इसका एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर कैसे होता है ये पता करें। देखते हैं कितने लोग पता कर सकते हैं, समय आएगा तो बताएंगे, जिसका कि आपको अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको जानना है कि होता कितना है। तो अगर इसका सिर्फ ये लिखें, गौर से देखिए ds, तो इसके लिए क्या होगा, ये वेक्टर नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया तो पूरे का होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वेक्टर दे दें, ठीक है, तब इसका मान होता है इस एरिया के बराबर, इस एरिया के बराबर। आगे चल के आपको ये सब चीज समझ में भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हैं, मान लिया जाए अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हैं गॉस लॉ और अगर ये सब चीज नहीं देखे हैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए एटलीस्ट एक बार हमको, कि नहीं कम से कम हम इसको आपको दिखा रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसका मान अगर पूछेगा तो इसका मान होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो वेक्टर सम होगा वो इसके बराबर होगा और स्केलर सम जो होगा वो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो जल्दी से ये वाला पार्ट लिख लें, और ये एकदम मोस्ट डिफिकल्ट है, ठीक, पर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, उस सब का वेक्टर सम अगर देखा जाए, उस सब का वेक्टर सम देखा जाए तो इसके बराबर होगा, और स्केलर सम देखा जाए तो वो आधे सरफेस एरिया के बराबर होगा। ये आपको हम इसलिए अभी प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आपको हम HW दिए हैं। ये प्रूफ क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसका हम आपको क्या दिए हैं, HW दिए हैं। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो फिर आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। ठीक है, पहले के तुलना में थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़िया हुआ है या खराब, एक बार बता दीजिएगा, हमको भी पता चले, क्योंकि हम तो इधर आ जाते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि कैमरा में कैसा आ रहा है। बात समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, देखिए आपके लिए ये सब तैयार करके रखते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगता है। तो चलिए, कंपोनेंट ऑफ प्लेन एरिया वेक्टर, और इसी से पिछले का थोड़ा आपको हिंट भी दे देंगे और आपको 100% समझा भी देंगे। ध्यान से सुनिए। अब अगर ये प्लेन ऐसे ही रखा हुआ है, ये प्लेन ऐसे ही रखा हुआ है और सोचिए ये एक्सिस इस तरह से, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये प्लेन ऐसे ही रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। बात समझ रहे हैं? ये एक किताब की तरह ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर हुआ, ऊपर की ओर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नाउ अब आप गौर से देखिए, अब आप गौर से देखिए, अगर कोई सरफेस ये देखिए, ये एक प्लेन है इस तरह से, और अगर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसे रखा होता तो इसका छाया क्या होता? अगर कोई चीज ऐसे रखा होता तो इसका तो छाया पूरा का पूरा इतना बनता कि नहीं बनता, बोलिए तो? इसका छाया कितना बनता? ये ऐसे रखिएगा और ऊपर से धूप पड़ेगा तो इसका छाया तो एग्जैक्टली उतना ही बनेगा। लेकिन अगर ऐसे रखा हुआ होगा, क्या
ऐसे रखा हुआ होगा तो इसका छाया सिर्फ और सिर्फ इतना बनेगा। देखिए आप एक बहुत बड़ा सा चदरा या कुछ ले लीजिए और सूर्य का किरण एकदम ऊपर से नीचे 12 बजे, आप चदरा को ऐसे ऐसे रखिएगा तो आप देखिएगा कि छाया बड़ा बन रहा है। छाया क्या बन रहा है? बड़ा। और अगर आप चदरा को ऐसे करके उठाते जाइएगा और चदरा को खड़ा कर दीजिएगा तो देखिएगा एक लाइन जैसा बनेगा। हाँ या ना? यही बात है। ऐसे करके धीरे धीरे इसको उठा रहे हैं तो इसका छाया क्या होते जाएगा? उठाते जाएंगे तो जल्दी बोलो, छाया बढ़ते जाएगा कि छाया घटते जाएगा? जल्दी बोलिए। इसको उठाते जाएंगे तो छाया बढ़ते जाएगा कि छाया घटते जाएगा? ऑब्वियसली छाया क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन। तो अगर इस सतह का कंपोनेंट देखेंगे इस सतह में, अगर इस सतह का कंपोनेंट देखेंगे इस सतह में तो वो कंपोनेंट कितना होगा? इतना। वही चीज हम आपको यहां पे बनाए भी हैं। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने ये प्लेन ऐसे है तो इसका जो सतह पे प्रोजेक्शन बना, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्शन है यानी कि किसी एरिया का जो छाया बनता है, किसी एरिया का जो छाया बनता है वही उसका क्या होता है? एरिया वेक्टर, या वही उसका कंपोनेंट होता है। वही उसका क्या होता है? कंपोनेंट। तो जैसे आप कंपोनेंट पढ़े थे ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। तो यही जो हुआ, अगर ये थीटा है तो ये कितना के बराबर होगा? ए कॉस थीटा, और ये कितना के बराबर होगा? ए साइन थीटा। तो अगर इसका एरिया ए है तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये होगा ए कॉस थीटा। ये एरिया कितना के बराबर होगा? ए कॉस थीटा। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। ये सारी चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। हम आपको सब कुछ बताते जा रहे हैं क्योंकि ऐसा आपको पता नहीं होगा। आप बुक उलट के देख लीजिए, किसी बुक में ये सब एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जब बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा लेवल बताएं, ये नहीं कि और जोड़ने के लिए और लेवल घटा दें। थोड़ा सा आप इस बात को समझें। हम कोई भी काम आपके फायदे के लिए करते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन। तो इसका छाया जो हुआ वो क्या होता है? वो क्या होता है? कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ एनी एरिया इज इट्स कंपोनेंट। किसी एरिया का जो प्रोजेक्शन होता है वो इसका क्या होता है? कंपोनेंट होता है। बोलिए, किसी एरिया का जो प्रोजेक्शन होता है यानी कि छाया जो होता है वो इसका क्या होता है? कंपोनेंट। तो अभी तक जो आप पढ़ते थे तो इसका मान जब देखिएगा ना इस एरिया का तो ये ए कॉस थीटा के ही बराबर होगा। अब देखिए, ये जब ऐसे उठाते चले जाइएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। थीटा का मान कितना हो जाएगा? देखिए तो इस एक्सिस ये और उठेगा, थीटा का मान 90 और a cos 90 क्या हो जाता है? 0। और जब इसको ऐसे करके बैठाते जाइएगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, a cos थीटा बराबर क्या होगा? a। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये सब बात आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिएगा। एक भी कल के भी बहुत सारे बच्चे ने बोला कि हम बच्चे से इतना तक पूछे कि बताओ गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, वो भी नहीं बता पाया। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा खराब है या वो टीचर खराब है जिसके पास पढ़ा, असल में माहौल खराब है। ना यहाँ का बच्चा खराब है, ना यहाँ का टीचर खराब है, पर यहाँ का माहौल जरूर खराब है क्योंकि यहाँ बच्चा कुछ अच्छा दिमाग पे जोर दे के सीखना ही नहीं चाहता। यार उसको लगता है कि हम पैसा दिए हैं ना तो अब उसका काम है हमको पढ़ाना। ये जो मेंटलिटी आया है ना वही बच्चे को खत्म कर रहा है।
और वही बच्चा जब आईएससी पास कर देता है तो बहुत रोता है कि सर काश उस समय हम समझ गए होते। तो अभी क्यों नहीं समझ जाते हो भाई, तुमको तो समझा रहे हैं, समझ जाओ। लेकिन ये जो मानसिक स्थिति है ना, ये बहुत आसानी से दूर नहीं होती। बात समझ में आई? तो चलिए, इतना आपको समझ में आया, तो दिस इज द कंपोनेंट। अब नहीं है, आ जाइए, चिंता की बात नहीं है, बहुत सारी तरह की परेशानियां आती है और हम लोगों को परेशानियों से लड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी, आई होप हम आपको दिख रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहां थे हम लोग? तो इसके एरिया वेक्टर के रूप में। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इससे जस्ट पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे जस्ट पहले हम पढ़ रहे थे हाँ, एक सेकंड, सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं है। इससे जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि खोखले गोले का, खोखले हेमिस्फीयर का क्या पढ़ रहे थे? सरफेस एरिया वेक्टर। अब आपको हम पूछते हैं कि अगर ये स्फीयर रहेगा इस तरह से, अगर ये स्फीयर रहेगा इस तरह से, इस तरह से अगर एक स्फीयर रहा, इस तरह से एक स्फीयर रहा, ठीक है, और इसका अगर हम छाया देखेंगे तो कोई भी हेमिस्फीयर का छाया कैसा बनेगा बोलिए? तो इस तरह से बनेगा कि नहीं? एक सर्कुलर पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो यही है इसका क्या, यही इसका क्या है, आप बताइए? यही इसका है प्रोजेक्शन एरिया। यही इसका क्या है? प्रोजेक्शन एरिया। तो ये आपको पता था, ठीक है। सॉरी, थोड़ा थोड़ा तो आज दिक्कत हुआ क्योंकि लाइट कट गया। चलिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, क्लियर? तो ये हुआ कंपोनेंट ऑफ प्लेन एरिया वेक्टर। अब हम एरिया वेक्टर का कहानी समाप्त करते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल का। गॉस साहब ने बोला थोड़ा सा धैर्य रखिए, आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक चीज है और लाइट कटेगा सडनली, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो फिर ये तो बंद होगा। पर प्लीज बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या, किसका? प्लेन एरिया वेक्टर हो चुका है, सब कुछ हम इसके बारे में समझा चुके हैं। अब गॉस साहब ने दूसरा चीज बोला जिसका नाम बोला सॉलिड एंगल। आप जरूर सॉलिड एंगल का नाम सुने होंगे, कम से कम स्टेरेडियन का तो नाम जरूर सुने होंगे, हाँ या ना? अरे बोलिए, स्टेरेडियन का नाम सुने हैं? तो हम देखते हैं, अगर स्टेरेडियन वाला मिल जाता है, हाँ जी मिलेगा, एक सेकेंड के लिए, ये देखिए आ गया आ गया आ गया। सॉरी, लाइट कटने के कारण वो जो सब कुछ था वो इधर उधर हो गया है, पर कोई बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? सॉलिड एंगल की। क्लियर? ये आपके सामने फोटो दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब क्या है ये सॉलिड एंगल? आप गौर से देखिए यहां, इसलिए ये आपके लिए किया गया है कि बहुत बच्चे को सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। वैसे इससे कुछ दिन पहले फोटोमेट्री में हम सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी किसको कहते हैं सॉलिड एंगल? ध्यान से देखिए, ये पूरा एक गोला है। ये क्या है? पूरा एक गोला। गोले का इतना सा सरफेस कट किए तो ये ऐसे कोण जैसा बना। तो यहां जो एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को, यहां जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल्स को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। बात समझ रहे? ऐसे कोण जैसा शंकु। आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या आप जानते होंगे घर
घर में दो दीवार ऐसे है तो दो दीवार के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं प्लेन एंगल। उसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और घर के तीन दीवार के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। घर के ऊपर के छत के आप अपने रूम जहां भी बैठे हुए आप अपने रूम के छत पे देखिए, कोने में आपको जो एंगल दिखेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। उसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो जब दो दीवार के बीच कोण बने तो प्लेन एंगल, और जब तीन दीवार के बीच कोण बने तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में ऐसा भी हो सकता है एरिया, ऐसा भी हो सकता है एरिया। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है? सॉलिड एंगल डिफाइंड है, ये अगर सॉलिड एंगल है, देखिए यहां एकदम आराम से दिखाया गया है, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच जो कोण है उसको कहते हैं प्लेन एंगल, और ये जो पूरा कोण बना इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ध्यान से समझते जाइए। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं बी ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा, बराबर क्या होता है? ये रेडियस, ये सरफेस बटे रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द सॉलिड एंगल। अब आपका तो इससे मन भरेगा नहीं, बात समझ रहे हैं? तो आपको तो बताना पड़ेगा क्या, सॉरी, आपको तो क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन। तो चलिए एक सेकेंड के लिए इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को ध्यान से देखिए। चलिए, सॉलिड एंगल किसको कहे? सॉलिड एंगल किसको कहे? इस तरह से, देखिए इधर, ये देखिए, ये जो इस तरह से बना, यहां जो ऐसे एक शंकु जैसा है, तो ये जो कोण बना इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। यहां एरिया है और ये रेडियस है और ये क्या है? सेंटर। ये गोले का एक हिस्सा है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है? ये एक सर्कल है, देखिए बोर्ड पे गोला और सर्कल एक ही जैसा बनता है। ये जो एंगल है इसको कहेंगे एल और इसको कहेंगे आर। तो थीटा इक्वल टू क्या होता था? एल बाय आर। लेकिन सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है? सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है? ए बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? ए बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? टू डायमेंशनल चीज है। ये क्या है? टू डायमेंशनल चीज है। और ये क्या है? ये थ्री डायमेंशनल चीज है। बोलिए, ये है टू डायमेंशनल चीज और ये क्या है? थ्री डायमेंशनल चीज। ये किसका हिस्सा है? गौर से देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। और ये किसका हिस्सा है? इट इज द पार्ट ऑफ क्या? स्फीयर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिए, अगर पूरे सर्कल का बोलेगा एंगल निकालने के लिए, तो पूरे सर्कल का एल कितना हो गया? तो एल हो गया कितना? 2 पाई आर। अब बटे कितना? आर। आर आर गया पार, तो ये हुआ 2 पाई रेडियन। ये क्या हुआ? 2 पाई रेडियन। और अगर पूरे गोले का देखा जाए तो आपको पता है पूरे गोले का एरिया कितना होता है? पूरे गोले का एरिया कितना होता है? पूरे गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, तो उसका आया क्या? 4 पाई स्टे रेडियन। उसका क्या आया? समझा रहे हैं आपको सब कुछ। इसका क्या आया? 4 पाई स्टे रेडियन। और इसका क्या आया? इसका आया 2 पाई रेडियन। क्या बच्चों, अब हम आपसे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। इतना आप लोग समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए अगर आपको लेने का मन है तो, ठीक है, नहीं मन है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पे कुछ कुछ आपसे सवाल पूछने वाले हैं। ठीक, तैयार? चलिए इसको मिटा रहे हैं।
ठीक, ध्यान दीजिए, इस पे हम कुछ कुछ आपसे सवाल पूछते हैं और जल्दी से आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। पहला सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल सब है और इससे जुड़ा भी हुआ है, इसीलिए रेडियन शब्द कहां से आया है, रेडियन शब्द कहां से आया है, ठीक है। दूसरा सवाल, स्टेरेडियन शब्द कहां से आया है। अब नाम तो आप सुनते हैं, देखिए आप हमसे बहुत कुछ पूछते हैं तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल, डू यू नो द प्रूफ ऑफ, देखिए आपसे पूछा गया क्या आप जानते हैं, ये सब चीज हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, ये सब आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। डू यू नो द प्रूफ ऑफ, क्या आप प्रूफ जानते हैं, किसका, किसके प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है। क्यों होता है 2πr, कौन आदमी नापा कि इसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr। बी, सर्कल का एरिया जो होता है क्या होता है पार, ये क्या है पेरीमीटर, ये क्या है एरिया। ये इस सब बात बताने के पीछे का बहुत जबरदस्त कारण है। प्लीज एकदम अभी एक भी आदमी हिलना मत, अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता हो तो हिलना मत, ठीक। अब और सी कि किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 4πr²। और डी, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सुने होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। किसी गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। अब आप बताइए इसमें से किसका आप आंसर जानते हैं, कि इस चारों में किसी का प्रूफ आप जानते हैं, इस चारों में से किसी का प्रूफ आप जानते हैं, और ये दोनों कहां से आया क्या आप जानते हैं। इसमें 99% लड़के का कोई भी चीज का जवाब नहीं होगा, परंतु सुनते जाइए, परंतु आप याद तो किए थे, आपको तो पता है कि पेरीमीटर होता है 2πr यानी परिधि, एरिया होता है πr²। अब सवाल क्या होता है, देखिए होता क्या है, 10th तक आपका ब्रेन कैसा होता है, आपको जो टीचर बोलता है 8th में 9th में 10th में, वो आप आराम से पढ़ते हैं, आपको लगता है कि नहीं। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, सोचिए चारों चीज आपको याद है, कोई चीज कहां से आया आपको पता नहीं, कितना जबरदस्त बात है। एक भी बच्चे को नहीं पता है कि ये वॉल्यूम कहां से आया, 4/3πr² कहां से आया, किसी को नहीं पता, पर याद सबको है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ये जो आपका नेचर है ना, ये 12th में बदल जाता है, या तो आप 12th में पढ़ते ही नहीं है, या अगर साधारण टीचर के पास पढ़ते हैं ना तो बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं और एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए किस चीज का कारण जानना चाहिए और किस चीज का कारण नहीं जानना चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जबकि इस चारों चीज का प्रूफ है पर आपको पता नहीं है, फिर भी आप जिंदा हैं और आप IITian भी बन सकते हैं, आप मेडिकल निकाल सकते हैं, आप IAS कंप्लीट कर सकते हैं बिना इसका प्रूफ जाने, चूंकि ये याद है। पर अगर ये आपको याद नहीं है ना तो आपसे कुछ नहीं होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई चीज याद रखना पड़ता है और कोई चीज का प्रूफ समझना पड़ता है। ये आपके विवेक और आपका टीचर पे भरोसा से ही साबित होगा। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि इसका गलती याद कर ली कि अब टीचर पे मेरा भरोसा था, टीचर बोल दिया 4/6πr², हम यही रट लिए, वो वाला बात नहीं है। ऐसा भरोसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए कि अगर बुक में दिया हुआ है तो हम याद कर लेंगे, अगर बुक में कारण दिया हुआ है तो फिर हम कारण भी जानेंगे। यानी कि बुक के हिसाब से चलना है। बुक में अगर रिमेंबर दिया हुआ है तो आपको रिमेंबर के लिए जाना है, और बुक में अगर इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो आपको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है।
क्योंकि बुक आपको इसीलिए सेट किया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट और रिमेंबर थिंग में अंतर समझ सके। बच्चा क्या होता है, कॉन्सेप्ट को रटता है और रटने वाले चीज को जानने की कोशिश करता है। एकदम गलत बात। तो चलिए इसको अभी हम आपके सामने मिटा रहे हैं। आपके ब्रेन में कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है। अब बताते हैं रेडियन और स्टेरेडियन कहां से आया है। 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉलिड एंगल के बारे में सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रेडियन जो वर्ड आया है वो रेडियंट से आया है। रेडियंट, रेडियंट क्या होता है, किसी बल्ब से जो ऊर्जा निकलता है इसी को कहते हैं रेडिएशन। इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन, विकिरण। याद है आपको, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि विकिरण, किसी बल्ब से जो रेडिएशन निकलता है उसी को हिंदी में कहते हैं विकिरण। और उस रेडिएशन से आया वर्ड रेडियंट। तो जो इस निकलने की घटना को कहते हैं रेडिएशन और निकलने वाले एनर्जी को कहते हैं रेडिएंट, और उसी में से आया क्या, रेडियन। बात समझ गए। तो क्योंकि वो एंगुलर जैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, रेडियन। सोचिए ये बात भी आप नहीं जानते होंगे। अब स्टेरेडियन कहां से आया, जल्दी से ध्यान दीजिए। हम आपको पहले ही बोले हैं कि समय बहुत बचेगा क्योंकि बहुत सारा चीज अभी भी हम पढ़े बहुत कम समय में, भले छपाई थोड़ा कम हुआ है। स्टेरेडियन, स्टे का होता है स्टीरियो और वही रेडियन से रेडियंट, रेडियंट से रेडियन, ठीक है। स्टीरियो का, स्टीरियो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है सॉलिड, और ये रेडियन, यानी कि सॉलिड एंगल नापने के लिए सॉलिड रेडियन और प्लेन एंगल नापने के लिए रेडियन। और स्टीरियो का हिंदी क्या, ये इंग्लिश क्या होता है, सॉलिड। तो चलिए ये बात है आपको हम सिखा दिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक संपूर्ण गोले का बताओ, एक संपूर्ण गोले का, ये गोला है, इसका सॉलिड एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल कितना होगा, तो आपको बोलना है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बोलना है, 4 पाई स्टेरेडियन। और एक प्लेन एंगल का, तो यानी ये क्या है, एक सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल। देखिए दोनों एक ही जैसा बना है, पर ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। तो इसका प्लेन एंगल क्या होगा, इसका प्लेन एंगल होगा 2 पाई रेडियन। जो भी अच्छे बच्चे होंगे जिनको की नॉलेज से मतलब है, उनको तो बहुत मजा आया होगा, उनको तो बहुत मजा आया होगा जो सब चीज अभी हम आपको सिखाएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम सॉलिड एंगल का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ यहां आपके लिए लिख के रखे हैं, क्योंकि आप कितनों पढ़ा लीजिए, जब तक आपको लिखने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा आपका मन खुश नहीं होता है। तो चलिए, सॉलिड एंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कर्व पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये क्या हुआ, कर्व पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर पूरा था, उसका छोटा सा कर्व पार्ट ऑफ द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसको जो डिफाइन किया गया है, देखिए प्लेन एंगल में L बाय R किया गया है, ऊपर पे भी L 1 डायमेंशन, नीचे में भी R 1 डायमेंशन। यहां ऊपर पे एरिया 2 डायमेंशन, एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल चीज है, उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसके लिए उसके नीचे क्या लिया गया, R स्क्वायर। क्या लिया गया, R स्क्वायर। कहीं नहीं दिया हुआ है तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अभी तुरंत सिखाए हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू क्या हुआ, ए बाय आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू क्या हुआ, ए बाय आर स्क्वायर। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ,
the ratio of area of the curved surface to the radius of the square of the radius is the called सॉलिड एंगल एट द सेंटर। किसी गोलीय सतह के हिस्से के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं? ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण। अब एसआई यूनिट, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या लिखे हुए हैं? स्टेरेडियन। इट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। यह क्या है? गोले का एक हिस्सा है। टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय स्फीयर ऑन इट्स सेंटर इज 4 पाई स्टेरेडियन। पूर्ण गोले के द्वारा इसके केंद्र पर बना हुआ कुल ठोस क्या है? ठोस कोण क्या है? स्टेरेडियन। क्लियर? तो आई होप ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में एग्जाम्पल्स। पहला, याद नहीं रहता है दोस्त कि कलर लेना है, पर धीरे धीरे याद रहने लगेगा। एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम। पहला अगर आपसे लिया जाए, पहला क्या कि अगर हाफ है, इसका अगर सॉलिड एंगल पूछा जाए, हाफ स्फीयर का सॉलिड एंगल पूछा जाए, तो देखिए इसका रेडियस तो होगा r और इसका पूरा का सरफेस ये क्या है? हेमीस्फीयर। ये क्या है? हेमीस्फीयर। इतना चीज बता रहे हैं जो जिसका कि आपके नॉलेज में बहुत इनहेंसमेंट होने वाला है। आप बुक पलट के देखिएगा, इतना चीज आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बुक में छोटा करके जो चीज दिया हुआ है, जो चीज की एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा को आना चाहिए, उसको हम एकदम एक्सप्लेन करके आपको बताते जा रहे हैं। और हमको पता है कि चूंकि हम कम समय में बता देंगे, इसलिए हम ज्यादा चीज बता रहे हैं। बात समझ में आई? तो हेमीस्फीयर का अगर आपसे सॉलिड एंगल पूछे जाएगा, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे का था 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई, तो एरिया बटे आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसर, तो क्या हुआ? 2 पाई स्टेरेडियन। 2 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो हेमीस्फीयर का कितना बनेगा? 2 पाई स्टेरेडियन, ठीक। अब आपको पता है कि सर्कल का भी कितना बनता है? सर्कल, ये क्या है? सर्कल। देखिए इतना जबरदस्त चीज है ये क्या है? सर्कल। तो सर्कल का कितना बनता है? थीटा। तो सर्कल का थीटा बनता है, कितना बनता है सर्कल का थीटा? 2 पाई। सर्कल का थीटा कितना बनता है? 2 पाई। तो क्या ये 2 पाई और ये 2 पाई सेम है? ये दोनों 2 पाई अलग है, क्योंकि ये है रेडियन और ये है स्टेरेडियन। बात समझ में आई? ये है रेडियन और ये क्या है? स्टेरेडियन। तो कभी भी कोई अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि अर्धगोले का सॉलिड एंगल बताओ, तो आप बोलिएगा 2 पाई स्टेरेडियन। सर्कल का प्लेन एंगल बताओ, तो आप बोलिएगा 2 पाई रेडियन। यहां 2 पाई क्या है? ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या। बहुत आदमी इस पाई को देख करके ना, पाई देखते हैं उसके दिमाग में लगता है कि एंगल 180 डिग्री। नहीं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता है। ये 11th में बताते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे ना अपने भी ब्रेन पे, तो आपको लग रहा होगा कि तेरी भूत के, आज तक तो हम कुछ और ही जानते थे। ये क्या बोल दिया? जो भी बोल दिए समझ गए होंगे आप। अब ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और ये दोनों क्या है? ये संख्या, ये भी संख्या है, लेकिन ये 2 पाई स्टेरेडियन है और ये रेडियन है। लीजिए स्क्रीनशॉट या ना लीजिए, काम हो गया। अब हम अगला, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए,
एकदम ध्यान से देखिए, ये क्या है? क्यूब। ये क्या है? क्यूब। जानते हैं इस जगह जो एंगल बनेगा, ये सरफेस और ये सरफेस, ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा ये होगा प्लेन एंगल। और इस कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा यहां, ये होगा क्या? प्लेन एंगल। और इस कॉर्नर पे जो बनेगा ये बनेगा क्या? सॉलिड एंगल। सच सच बताइए, एक भी बच्चा ये प्लेन एंगल का मान तो जरूर होगा 90 डिग्री, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं π/2 रेडियन। लेकिन कोई बता सकता है कि किसी घर के, किसी क्यूब के ऊपर कॉर्नर पे जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है? कोई भी आदमी बता सकता है? तो ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग गॉस लॉ, अब वापस आइए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गॉस लॉ पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब आप बोलिएगा कि सर गॉस लॉ पढ़ाने के बदले इतना चीज पढ़ा दिए। ध्यान से सुनिए, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज आपको आना चाहिए था। आपको चूंकि नहीं आता था इसलिए हम पढ़ाए। बात समझ में आई? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? और ये देखिएगा कि आप किसी से आज का बात याद रख लीजिए कि ये सब या वीडियो देख करके आप नोट कर लीजिए, आपका जिंदगी ही बन जाएगा। वीडियो देख करके आप नोट कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन हम किसी से पूछ सकते हैं, इस तरह से। तो जो जो क्वेश्चन आप पूछने के लिए लिस्ट बनाइएगा ना, वो सब क्वेश्चन आपको तो कम से कम जरूर याद रह जाएगा। बात समझ में आई? बहुत बहुत बेहतरीन सब मेथड है मेरे पास अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और अच्छा पढ़ने लायक बनाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चा इतना ज्यादा ये हो जाता है कि नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। बात समझ में आई? पर हमको पूरा भरोसा है कि अभी तक जितने भी बच्चे बैठ के देख रहे हैं वो जरूर पढ़ने वाले होंगे और इस तरह से वो क्वेश्चन खोजेंगे भी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे किस चीज का? आगे हम बात करते हैं कि दो चीज तो पढ़ लिए, एरिया वेक्टर पढ़ लिए, सॉलिड एंगल पढ़ लिए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो अब आपके सामने आएगा दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हम लोग बहुत बढ़िया से व्यवस्था किए थे, एक लाइट कट के पूरे व्यवस्था को चरमरा दिया। लेकिन हिम्मत अगर है इंसान के पास तो हिम्मत से आगे कुछ नहीं, हिम्मत से आगे कुछ नहीं है। फिर से सब चीज को कहां हो सकता है? देखिए वो बहुत बढ़िया था, खटखट यहां करते जाते, लेकिन उसको खोजना, फिर वापस लाना और आपको कंटिन्यू बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड द हिम्मत। और यही विपरीत परिस्थिति में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यही आपके कैरेक्टर को, चरित्र को दर्शाता है कि बुरे सिचुएशन में आप कितने मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, अभी सबके लिए बुरा सिचुएशन है, स्टूडेंट, टीचर, साधारण इंसान, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा, हर इंसान के लिए, बीमार, स्वस्थ, सबके लिए यह विपरीत परिस्थिति है। लेकिन उस पर विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को चमका दे वही असली मर्द है। बात समझ रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो मेरे साथ, एकदम मजबूत पर्सनालिटी के इंसान बनो, मजबूत पर्सनालिटी के इंसान बनो, जिसको कि छोटा मोटा आंधी तूफान हिला भी ना सके। आइए दोस्तों, डायलॉगबाजी खत्म, बड़ाई भी खत्म, और हम शुरू करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आपके सामने फोटोज हैं, इस फोटो से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम आपके सामने कुछ चीजें अगर एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। गॉस साहब ने क्या बोला? गॉस साहब ने बोला मेरा ट्रिक समझना है ना, तीन चीज समझो, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या क्या बोला? एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस साहब क्या बोले? गॉस साहब बोले कि हम फैले हुए चार्ज के बगल में इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, उसके लिए तुमको ये सब समझना होगा। आप मन ही मन सोच रहे होंगे इससे तो आसानी से वो ही समझ लेते, लेकिन ऐसा बात भी नहीं है, इनका बहुत जबरदस्त है। ये सब नॉलेज है आपका, ये नॉलेज को गैदर कीजिए और आगे बढ़िए।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको समझाते हैं। फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लो का हिंदी होता है बहाव। अब सुनिए ध्यान से, अगर यहां से हवा बह रहा है, यहां से क्या बह रहा है? एयर। यहां से क्या बह रहा है? एयर। हवा बह रहा है तो जानते हैं इसको हम बोल सकते हैं क्या? एयर फ्लक्स। क्या बोल सकते हैं? एयर फ्लक्स। ध्यान से सुनिए, क्या बोल सकते हैं? एयर फ्लक्स। अगर ये हवा के जगह पे क्या बह रहा होता? पानी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते? इसको बोलते वाटर फ्लक्स। यानी कि एक चीज तो आपके ब्रेन से फटाक से निकल जाना चाहिए कि ये जो फ्लक्स नाम का डर है, ये डर आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि फ्लक्स कुछ नहीं है, बहाव को कहते हैं। आज के बाद आप किसी से पूछिएगा, बताओ तो रे फ्लक्स किसको कहते हैं? वो बोलेगा अभी मेरा रिवीजन नहीं, हम रिवाइजिंग ठीक से किया नहीं, अभी तुम हमसे पूछने लगा। रिवाइजिंग हमको अच्छा से करने दो, तब हम तुमको बताएंगे रिवाइजिंग। तो सॉरी दोस्तों, तो फिर इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसको एक्चुअल में मतलब समझ में आता नहीं है, वो कुछ रट्टा मारेगा जाकर के, फिर अगर होगा तो मेरा मन सुनाएगा। क्या है फ्लक्स? फ्लक्स मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लो, बहाव। जैसे अगर आप किसी से पूछिए कि फ्लक्स क्या है, अगर वो फटाक से बोल दिया अरे यार अभी हवा बह रहा है, बोलेगा हाँ यही है फ्लक्स, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान एक्चुअल में पढ़ाई किया है, वो रट्टा नहीं मारने का प्लान कर रहा है। वो अगर बोल दिया ना हमारा अभी रिवाइजिंग नहीं हुआ, अभी हमसे ना पूछो जाओ, तब आप समझ जाना कि वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो खाली रट्टा मारता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक, तो फ्लक्स मतलब फ्लो। कोई भी चीज का, यहां दूध बहा दो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दूध फ्लक्स। अरे बोलो ना भाई, इसको क्या बोलेंगे? दूध फ्लक्स। जो बह रहा है वही फ्लक्स। क्लियर? इतना तो सब लोग समझ गए होंगे। अब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसको कहेंगे? तो जब विद्युत बहे, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। यहां किसकी बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो जब वो किसी भी, अब यहां से हवा भी पास करेगा तो किसी सतह को पास करेगा। जैसे खिड़की खोल दीजिएगा तो हवा आएगा, खिड़की बंद कीजिएगा तो हवा नहीं आएगा। यानी कि उसके पास वो एरिया होना चाहिए पास होने के लिए। तो ये क्या है? एरिया। और ये इससे क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? यानी कि कितना अच्छा, फ्लक्स मतलब बहाव, फ्लक्स मतलब बहाव, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है किसी एरिया से, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ फ्लक्स क्या है, तो बोलिएगा फ्लक्स मतलब है बहाव। बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यानी कि किसी सतह से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलिए भारी है या हल्का? एकदम ईमानदारी से बोलिए, भारी है या हल्का? क्लियर? ये हल्का लगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अब इसका अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, ठीक है, मिल जाए डेफिनेशन, मिल जाए, मिल गया डेफिनेशन। ध्यान से देखिए, कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? थ्रू दैट एरिया। अपने आप पूरा वीडियो के बाद अपने आप से सोचें कि चीजों को कितने आसानी से आपको समझाया गया, टफ टफ चीज भी बताया गया, इजी इजी चीज भी बताया गया, लेकिन वो सबको किस तरह से आपको ब्रेन में सेट किया गया, दैट इज द क्वालिटी। अगर आपको पसंद आता है तो वही मेरी क्वालिटी है। अगर बीच में मान लीजिए कि बीच में एक टफ चीज आया और कोई बच्चा भाग गया, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो समझेंगे सुनेंगे, बीच में कोई टफ चीज आता है बच्चा भाग जाता है, जैसे ही बच्चा टफ चीज देखता है वो सबसे पहला काम करता है कि नहीं नहीं हमको नहीं, वो ये नहीं सोचता कि आगे देखते हैं कि क्या हमको समझ में आ सकता, आगे कुछ ऐसा होगा जिससे कि समझ में आए।
ये बहुत बड़ा बात है, हम बार बार बोल रहे हैं कि 10th में आप क्या करते थे कि जो भी चीज देता था आप रख लेते थे। अभी क्या है, कभी आप उसको बैल का दांत गिनने लगते हैं कि नहीं नहीं हमको समझ में आएगा तब तो हम देखेंगे, तो नहीं, मतलब हम ये नहीं सोचेंगे पहले हम इसको देख तो लें। इसलिए टफ चीज कोई नहीं बताता है, हल्का चीज आसानी समझ में आता है, आप देख लेते हैं, और लेकिन नंबर नहीं आता है। आज मतलब कल की बात है कि एक बच्चे से मिले, वो बच्चा अभी बहुत पछताता है कि काश सर उस दिन आपका ट्यूशन नहीं छोड़े होते। वो आया मेरा ट्यूशन, संजोग ऐसा था कि कुछ टफ चीज बता रहे थे, वो निकल गया, लेकिन अब वो पछताता है कि जानते हैं सर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। देखिए वो हो सकता है मेरा दिल भी रखने के लिए बोलता हो, लेकिन ऐसा सब लड़के के साथ होता है। इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। टफ और हल्का कुछ नहीं होता है, सब कुछ जानना है आपको, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा। तो किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि ये एक सतह हो गया, इससे क्या पास कर गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इसको क्या कहे, एरिया। तो ये जो गुजरा दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ज्यादा गुजरेगा तो ज्यादा फ्लक्स, कम गुजरेगा तो कम फ्लक्स। अब आपको हम 2-3 को एग्जांपल देंगे और आपको फटाक से बताना कि किसमें फ्लक्स ज्यादा है और किसमें फ्लक्स कम। क्लियर बताइएगा। एकदम इजी, आप फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, ए बी बताइए। तो ए से ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी से? जल्दी जवाब दीजिए। ए से ज्यादा, एकदम आपको मजाक लग रहा हो भाई, कुछ है ही नहीं। ए से ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी से? जल्दी बोलो। ए से ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी से? सबका जवाब सही है ऑलमोस्ट। किससे? बी से, क्योंकि बी का एरिया ज्यादा है, ज्यादा लाइन गुजर रहा है। खिड़की बड़ा खोल दीजिएगा तो ज्यादा हवा आएगा, खिड़की छोटा सा खोलिएगा तो कम हवा आएगा। कितना सिंपल है ये सोचो। अगर इसको तुम बोलते हो कभी अपनी जिंदगी में हमसे रिवाइजिंग नहीं हुआ है, तो मतलब उस दिन अपना नाम कुछ घटिया सा लिख लेना यार। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है कि तुम इसको समझ के याद रख लो, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, तो तुम इसमें याद क्या करोगे, रिवाइजिंग क्या करोगे? तुम्हारा नाम कोई पूछता है तो कभी बोले हो हम अभी रिवाइजिंग नहीं किया, हम अपना सर्टिफिकेट देख के आपको बताएंगे, नहीं तो आधार कार्ड निकाल के हमको एक बार देखने दीजिए मेरा नाम क्या है, रिवाइजिंग नहीं हुआ है। अरे बाप, ये कोई तरीका भाई? हर बात में रिवाइजिंग नहीं हुआ, हर कुछ बात पूछो रिवाइजिंग नहीं हुआ है। मतलब पापा का नाम रिवाइजिंग नहीं हुआ है, गांव का नाम अभी हमारा रिवाइजिंग नहीं, हम गांव का नाम कैसे बताएंगे आप? अरे गजब यार, समझ रहे हो? हर बात में रिवाइजिंग नहीं करना है। तो ए बी क्लियर, आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए। तो किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा? बी में। अब दूसरा देते हैं। बताओ, ए में ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी में? थोड़ा एक और लाइन दे देते चलिए। ए में ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी में? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट आंसर दीजिए। कुछ है ही नहीं यार, मजाक है। ए में ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा है कि बी में? बोलो ना। ए में। यहां क्या ज्यादा है? यहां इसका एरिया ज्यादा है, और यहां में क्या ज्यादा है बोलिए तो? ए के साइड यहां पे लाइन घना है, और जहां पर लाइन घना होता है वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। अगर ये E1 लीजिए, ये E2 लीजिए, तो इस केस में क्या है? E1 ग्रेटर देन E2 है। और इस केस में क्या है? अगर इसका एरिया A1 लीजिए और इसका A2 लीजिए, तो A2 ग्रेटर देन A1 है। तो चूंकि इसमें एरिया ज्यादा है इसलिए फ्लक्स ज्यादा हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसलिए फ्लक्स हुआ ज्यादा। हाँ या ना? यानी कि कम एरिया तेज हवा तब भी फ्लक्स ज्यादा, ज्यादा एरिया
कम हवा तब भी फ्लक्स, यानी कि दो चीज पे निर्भर कर गया मेरे दोस्त। बोलो भैया, एक किस पे कि खिड़की तुम खोले कितना हो, एक हवा तेज बह रहा है कितना। सोचिए कितना मजेदार बात, इसमें कहीं रिवाइजिंग वाला कोई कहानी है नहीं। अच्छा, इसको आप डिनोट किस चीज से करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं किससे, फाइ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाइ से। तो इस केस में अगर बोलेंगे तो फाइ बी ग्रेटर देन फाइ ए, और इस केस में बोलेंगे तो फाइ ए ग्रेटर देन फाइ बी। बात समझ में आई? तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही सुंदर सा ये कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया जी, टाइम हो गया क्या? पक्का कि अभी नहीं हुआ है? चलिए, तो हो गया है तो बहुत अच्छी बात, इसका जवाब दे दीजिए। जवाब आप दे दिए, ठीक है। तो इतना आज के लिए याद रखिएगा, और कल हम जब बात करेंगे फ्लक्स का तो आपके ब्रेन में एकदम बहाव, हवा का बहाव रहना चाहिए, दूध पानी जो बहाना है बहाव, ठीक है। आई होप आज भी आपको क्लास पसंद आया होगा। कल के क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, आज के क्लास पे भी इसी तरह प्यार बरसाइए, और आप जितना प्यार अपने क्लास अपने कंटेंट से करेंगे उतना ही समझिए आप अपनी जिंदगी से प्यार कर रहे हैं। इसको, इस पढ़ाई को अपनी जिंदगी के साथ इस तरह से जोड़ दीजिए कि आपको लगे कि ये पढ़ाई मेरी सांसें हैं, ये पढ़ाई ही मेरी सांसें हैं, धड़कन है, ठीक है। चलिए, और मैं वो सांस देने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय। और एक चीज हो सकता है कि आज शाम में भी क्लास हो सकता है कि आज शाम में भी क्लास हो, आप लोगों को नोटिस पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आज शाम में क्लास हुआ, और शाम का क्लास और बेहतरीन होने वाला है, पर देखते हैं क्या हो पाता है।